हेलो एवरीवन। इंडियन एविडेंस एक्ट में आज का टॉपिक है रेस जेस्टे। लॉ ऑफ एविडेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे। रेस जेस्टे इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, या कार्य जो एक ही समव्यवहार में किए गए हैं। इट इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस. Hearsay evidence means the statement of a person who has not seen the happening of a transaction but has heard it from others. मतलब जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसने जो भी हुआ वो खुद नहीं देखा है बल्कि किसी और से सुना है. सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद hearsay evidences and section 6 is exception of this rule. Res geste means the fact surroundings and accompanying a transaction. सेक्शन 6 में जो डेफिनेशन दी हुई है वो इस तरीके से है: फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस. जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्य तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय और स्थानों पर घटित हुए हों. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी एक्स की शॉप है और वो अपनी शॉप पर से रोड पर देखता है कि एक आदमी ए भागता हुआ जा रहा है जिसके पीछे दूसरा आदमी बी वो भी भाग रहा है और बी के हाथ में एक स्वॉर्ड यानी तलवार है. थोड़ी देर में एक्स देखता है कि बी वापस लौट रहा है और उसकी स्वॉर्ड पर ब्लड लगा हुआ है. अब यहाँ क्वेश्चन जब अराइज होता है कि क्या बी ने ए की हत्या की, तो जो कुछ भी एक्स ने देखा वो रेलिवेंट है, भले ही उसने मर्डर होते हुए अपने सामने नहीं देखा, पर ए का चिल्लाते हुए भागना, बी का उसके पीछे स्वॉर्ड लेकर भागना और फिर बी का ब्लड स्टेन्ड स्वॉर्ड लेकर उधर से लौटना, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. सो द स्टेटमेंट गिवन बाय एक्स इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. दस रेस जेस्टे आर दो सर्कमस्टेंसेज which are the instinctive or automatic and undersigned incident of a particular act. They are the acts talking for themselves, not what people say when they talking about the acts. These facts become relevant due to their association with the main transaction, which itself is a relevant fact in the nature of fact in issue. मतलब ये वो तथ्य हैं जो सुसंगत हो जाते हैं क्योंकि वो किसी समव्यवहार से ऐसे जुड़े हैं कि स्वयं ही विवाद्य तथ्य के बारे में कोई अनुमान बताते हैं और सुसंगत हो जाते हैं. हम लोग बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट और ट्रांजैक्शन. फैक्ट, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें मैं ये डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. तो जो नया वर्ड आता है वो है ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन यानी समव्यवहार. इसको सर जेम्स स्टीफन ने डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू बी रेफर्ड बाय अ सिंगल नेम. मतलब समव्यवहार तथ्य के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से इतने कनेक्टेड रहते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है. इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक माल क को परिदत्त किया गया था, वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था. हर परिधान अपने आप में एक सुसंगत तथ्य है क्योंकि these are the part of same transaction. ये एक ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है, इसलिए ये हर तथ्य अपने आप में सुसंगत हैं. Statements may also accompany physical happening. An injured person, for example, is naturally bound to cry. He may cry under pain or for help or spell out the name and description of his attacker. If the transaction, for example, an accident happened in a public place, a number of bystanders will make mutual conversation about the incident. The question is to what extent such a statement can be regarded as part of the transaction. Illustration A जो इस सेक्शन के साथ अटैच है that deals with situation of this kind.
इलिस्ट्रेशन क्या है वो हम समझते हैं. A is accused of murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or by bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact. ख को पीटकर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है. क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो भी पिटाई के समय या उससे कुछ ही समय पूर्व या कुछ समय पश्चात जो भी कहा गया या किया गया था वह उसी संव्यवहार का भाग बन जाता है और रेलिवेंट हो जाता है. इन एप्लीकेशन टू दिस प्रिंसिपल द कोर्ट्स हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट एंड कॉशियस. जो स्टेटमेंट होते हैं वो बहुत ही आसानी से मनगढ़ंत बनाए जा सकते हैं, इसलिए कोर्ट इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखता है. For a statement to be relevant fact, it must be contemporaneous with the fact that is made either during or immediately before or soon after its occurrence. मतलब जो स्टेटमेंट है वो या तो जो घटना हुई है उसके साथ दिया गया है या घटना के कुछ पहले या बिल्कुल मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, कुछ बाद दिया गया है, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोर्ट इसको अलाउ नहीं करता है. एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि स्टेटमेंट जो होते हैं दे शुड बी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ ओपिनियन. स्टेटमेंट तथ्य के ही होने चाहिए ना कि ओपिनियन के. फॉर एग्जाम्पल ए एक मर्डर स्पॉट पर पहुंचता है 2 दिन बाद, वहाँ 2 दिन पहले मर्डर हुआ है और जो लोग पहले से वहाँ उपस्थित हैं उनकी बातें सुनता है अबाउट मर्डर, दैट व्हाट हैपेंड एंड अबाउट द मर्डरर. अब अगर ए इसके बाद स्टेटमेंट देता है दैट स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो यहाँ तक जो चीज़ें थी वो ये थी कि कब सुसंगत होते हैं वो फैक्ट जो फैक्ट इन इशू नहीं होते हैं, डायरेक्टली फैक्ट इन इशू नहीं होते हैं, पर कब वो सुसंगत हो जाते हैं. अब केस लॉज की बारी आती है. केस लॉज जो हैं वो चाहे आप स्टूडेंट हों, अभी लॉ कर रहे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ADPO वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केस लॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने इसमें से आपके लिए तैयार किए हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट केस लॉ है रटन वर्सेस क्वीन. इसमें एक महिला ने टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल करके पुलिस से कनेक्ट करने को कहा, पर जब तक ऑपरेटर पुलिस से कॉल कनेक्ट कर पाता कॉल डिस्कनेक्ट हो गई. फिर पुलिस ने ट्रेस किया और घटनास्थल पर पहुंची तो महिला का मृत शरीर मिला. उसके हस्बैंड ने कहा कि उससे गलती से गोली चल गई. यहाँ कोर्ट ने महिला के कॉल को अंडर सेक्शन 6 में रेलिवेंट माना, क्योंकि यदि गोली अचानक या गलती से चलती तो महिला ने पुलिस को पहले कॉल नहीं किया होता. उसका पुलिस को कॉल करना ही ये बताता है कि कोई घटना हुई है या होने वाली है. ठीक है, अब दूसरा केस है आर वर्सेस फॉस्टर. केस के फैक्ट ऐसे हैं कि अक्यूज्ड के ऊपर हत्या का चार्ज लगा हुआ है, जिसमें उसने तेज गाड़ी के नीचे कुचलकर विक्टिम को मार डाला. एक विटनेस ने उस कार को बहुत तेजी से उसी दिशा में जाते हुए देखा जिधर एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि उसने एक्सीडेंट होते नहीं देखा. घटना के तुरंत बाद जो विटनेस है उसने विक्टिम को की कराहती हुई आवाज़ सुनी और विटनेस विक्टिम के पास गया और पूछा कि क्या हुआ. उस विक्टिम ने कार से एक्सीडेंट का पूरा मैटर उस विटनेस को बताया. कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि व्हाट द डिसीज सेड एट द इंस्टेंट एज टू द कॉज ऑफ एक्शन इज क्लियरली एडमिसिबल. मतलब उस विक्टिम ने उस कॉज ऑफ एक्शन यानी उस एक्सीडेंट के बाद तुरंत बाद जो बताया वो एडमिसिबल है. थर्ड केस लॉ है सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. In this case, the cry of children from house when their mother was being killed by their father become part of the same transaction and therefore fell under section 6 and become admissible as a valid evidence. मतलब घर से बच्चों के रोने की जो आवाज़ सुनाई देती है जिस वक्त उनका पिता उनकी माँ की हत्या करता है, ये एक संव्यवहार का हिस्सा माना गया और इस कारण से ये सेक्शन 6 में एज अ वैलिड एविडेंस एडमिसिबल माना गया. नेक्स्ट केस लॉ है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. In this case, Apex Court held that a contemporaneous tape record of a relevant conversation is a relevant fact. It is res geste. Next case है हमारा R versus Bedingfield का. In this case, a woman with her throat cut came suddenly out of a room in which she had been injured and shortly before she died,
she said, "Oh dear auntie, see what Bedingfield has done to me." It was held inadmissible as a part of same transaction. It was held inadmissible as a part of same transaction. बट ये जो बेडिंगफील्ड का जो डिसीज़न आया था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि ये कहीं से भी बता नहीं रहा है कि किस पार्ट के कारण इसको रेलिवेंट नहीं माना गया, इसलिए अब इंग्लैंड या किसी भी कंट्री में इस केस को फॉलो नहीं किया जाता है। और हमारा एक लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का। ये केस आपको सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्युकालिक कथन में भी मिलेगा। इस केस में एक आदमी ने एक लड़की का गला रेत दिया था, जिससे लड़की के गले में जो वोकल कॉर्ड होती है वो कट गई थी। विक्टिम की मदर ने उस विक्टिम यानी लड़की से कहा कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जितने लोग घर पर थे मैं बारी बारी उनका नाम लेती हूँ, अक्यूज का नाम आने पर तुम मेरा हाथ प्रेस कर देना। महिला ने बारी बारी सबका नाम लिया और जैसे ही अब्दुल्ला का नाम आया उस लड़की ने अपनी माँ का हाथ प्रेस किया। इस केस के द्वारा कोर्ट ने बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड बाय जेस्चर्स ऑल्सो एंड दीज जेस्चर्स आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, हेंस रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये आपको 32 में भी मिलेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर लैंडमार्क्स जजमेंट रिलेटेड टू सेक्शन 6 ऑल्सो। एंड येस, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जो मैं नए वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आई होप आपको सेक्शन 6 रेस जस्टे क्लियर हो गया होगा। सो लाइक एंड शेयर सो दूसरे स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा ले सकें, वो भी इस चीज़ को समझ सकें। थैंक यू सो मच।